वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक और इमारतें। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। अब हम यहाँ पे से ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं कुतुब मीनार से। फिगर 1 में कुतुब मीनार के बालकनी का एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs and geometrical design. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice the surface of Minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface requires a great precision. Only the most skilled craftsperson could perform this task. Remember that a very few buildings were made of stone, of brick. Building like Qutub Minar on observers in the 13th century. तो इस पिक्चर को हम सबसे पहले देखते हैं। पिक्चर नंबर जो हमारा 1 है ये कुतुब मीनार के एक छज्जे का फोटो है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और छज्जे के नीचे छोटा मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को भी हम देख सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेख की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये यू कैन सी दिस, यह अभिलेख है जो अरबी के भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपको ये दिख रहा है? ये अभिलेख अरबी में है और गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा जो घुमावदार और कोणीय 2 तरीके से, एक पहला पिलर जो बाहरी हिस्सा है वो कोणीय है, फिर गोलाकार यानी घुमावदार, फिर कोणीय, फिर घुमावदार, ऐसे बनाया गया है। ऐसी तरह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता और आवश्यकता की ज़रूरत होगी और सर्वाधिक योग्य कारीगर जो होंगे वही इस तरह का काम उस समय पे संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पहले तक केवल कुछ ही इमारतें ऐसे थी जो पत्थर और ईंट की बनी होती थी। बिटवीन द 8th and 18th century, kings and their officers built 2 kinds of structure. 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक के जो शासक थे उन्होंने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। पहली तरह की इमारतों में जो थी, द फर्स्ट वेयर फोर्ट, प्लेसेस, गार्डन, रेसिडेंस एंड टॉम, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गार्डियंस, प्लेसेस ऑफ रेस्ट, दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, एंड द सेकेंड वन वेयर इंस्ट्रक्टेड meant for public activity including temple, mosque, tank, well, caravan series and bazaars. उस समय के जो राजा लोग होते थे 2 तरह के इमारत निर्माण करते थे। पहला जो था सुरक्षित तथा संरक्षित होते थे, इस दुनिया और इस दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह जैसे कि किला, महल तथा मकबरे बनवाए जाते थे। और दूसरी श्रेणी में आते थे मस्जिद, मंदिर, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जो जनता के उपयोग के लिए बनाए जाते थे। किंग्स वेयर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट एंड बाय मार्केटिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर होप्ड टू विन दिस प्रेस। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय द अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। दे बिल्ट टेम्पल, मॉस्क एंड वेल्स। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मोनासिस like Haveli of merchant has survived only from the 18th century. राजाओं से यह उपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देख रेख करें और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनको प्रशंसा पाने की आशा करते थे लोगों के द्वारा। इस तरह के निर्माण कार्य कुछ व्यापारी लोग भी करवाते थे। मस्जिद और कुएं और मंदिर का निर्माण कुछ व्यापारी भी कराते थे, लेकिन घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। Monuments provide an insight into the technology used for constructions. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure.
दिस रिक्वायर्स मोर सोफेस्टिकेटेड स्किल। स्मारकों से हम उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता लगाते हैं। छत का ही उदाहरण ले लेते हैं। हम 4 दीवारों के आर पार की लकड़ी के सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत ही कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। Between the 17th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, and windows to buildings. Roof doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trebet or corbelled. Between the 8th and the 13th century, the trebet style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in building attached to large stepped walls. 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे और दरवाजे तथा खिड़कियां को बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा नाम से प्रसिद्ध हुई। 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसे हम बावली भी कह सकते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग होने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मंदिर है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण इस तरह से होता था, जिसका जो ऊपर वाला स्तंभ होता था वो बहुत ही ऊंचा होता था। एक और फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, यह तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का पिक्चर है, जिसका ये शिखर बहुत ही ऊंचा है और ये आगे का हिस्सा, ये मंदिर, ये पूरा लंबा चौड़ा ये मंदिर का पिक्चर है। ये 11वीं शताब्दी के मंदिर का फोटो है। New technology and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the door and windows were sometimes carried by arcs. This architectural form was called arcuate. 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला था दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। अब हम आगे पढ़ेंगे बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। टेम्पल्स एंड मॉस्क वेयर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वेयर प्लेस ऑफ वर्शिप. They were also meant to demonstrate the power, wealth, and devotion of the patron. Take the example of the Rajrajeshwar temple. An inscription mentions that it was built by King Rajarajadev for the worship of his god Rajrajeswaram. Notice how the name of the ruler and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the ritual of worship in the temple, one god honored another. मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीकों से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के जगह थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति का भाव प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है और यह अब यहाँ पे एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण जो करवाए थे वो राजा राजराजेश्वर थे। उन्होंने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के हेतु इस मंदिर का निर्माण किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी यहाँ पे मिलता जुलता है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा था क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता जो राजदेव हैं, दूसरे देवता राजराजेश्वर के प्रति अपने सम्मान को दर्शाता है। The largest temple were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seems as if they bowed the just rule of the god on earth. सभी विशालतम मंदिर जो होते थे राजाओं के द्वारा ही बनवाए जाते थे।
मंदिर के अन्य लघु देवता या शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता जो थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने ही देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। Muslim sultans and Badshah did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of God. मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को कभी भी भगवान का अवतार होने का दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी में इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई में हुआ है। An inscriptions in the Kuwait Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgiver of the past. The greatest lawgiver and architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetries. दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से यह पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करने के लिए विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन को कायम किया। As each new dynasty come to power, kings wanted to emphasize their moral right to be ruler. Constructing place of worship provided ruler with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age rapid political change. Ruler also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great culture centers that bowed frame to their rule and their realm. सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बहुत ही जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। It was widely believed that the rule of just a king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi at Kuna. It was called a Hauz-e-Sultani or King's Reservoir. Can you find it on map 1 in chapter number 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosque or a gurudwara. व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पे पर्याप्त वर्षा होगी, और इसी तरह हौज और जलाशयों का निर्माण के द्वारा बहुमूल्य पानी को उपलब्ध कराने का कार्य भी बहुत प्रशंसा का माना जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुन्ना के एक कदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में देख सकते हैं। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का निर्माण, तालाब का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा का हिस्सा भी होते थे। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस स्वर्ण मंदिर के बाहर ये जो तालाब है, ये शासकों के द्वारा ही बनाया गया। वाई वेयर टेम्पल टारगेटेड, अब मंदिरों को नष्ट क्यों किया जाता था, इसके बारे में हम जानेंगे। बिकॉज किंग्स बिल्ट टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड ऑन अनदर्स किंगडम दे ऑफ्टन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स।
जब राजा मंदिरों का निर्माण अपनी सत्ता, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे, तो ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी ही इमारतों को निशाना बनाया। In the early 9th century, when the Pandya's king Sirimara Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the King Sena, the Buddhist monk and chronicler Dhammakiti noted, he removed all the valuable, the statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel place, and the golden images in the various monasteries, all these he seized. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sen Dvitiya, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicle noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. 9वीं शताब्दी में इमारतों पर उन्हीं लोग निशाना साधते थे और 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजसेन प्रथम को पराजित किया तो उसने विषय में बौद्ध भिक्षुत्व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखी है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी गई सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक ने आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लेना जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांडवों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra Pratham built a Shiv temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun paddle set from the Chalukyas, a Ganesh statue, and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, a form of Shiva, and Bhairavi form of Kalingas of Odisha, and a Kali statue from the palace of Bengal. इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित हैं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की गई काली की मूर्तियां। Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra Pratham. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temple of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by the destroying temple, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers. गजनी तथा सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसने धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन उसने मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीति संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। गार्डन्स, टॉम्ब एंड फोर्ट्स, बाग, मकबरे तथा किले। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वेर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर.
मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला के बहुत ही ज़्यादा वे रुचि रखने लगे थे। In his autobiography, Babar described his interest in planning and laying out formal gardens placed with rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channels. अपनी आत्मकथा में बाबर ने बताया कि औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का बारे में बाबर ने बताया, और उन्होंने बताया कि अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर अपनी रुचि का वर्णन किया। These gardens were called Char Bagh, 4 gardens, because of their symmetrical division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Char Baghs were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वह अकबर के समय से शुरू हुई थी, और कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग काश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। These were several important architectural innovation during Akbar reign. For inspiration, Akbar's architect turned into tomb of the Central Asian ancestor Taimur. The central towering dome and the tall gateway become important aspect of Mughal architecture first visible in Humayun tomb. अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, और इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं जो हुमायूं का मकबरा है। इसके बाद ये है मेहराब, जिसको आप देख सकते हैं फिगर नंबर 12 में। The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the traditional known as Eight Paradise or Hasht Bihisht, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था, और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्र कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था, और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर लगे हुए थे। It was during Shah Jahan reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience were carefully planned, placed within a large courtyard. These courts were also described as Chihil सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिसे हम दीवाने खास कहते थे या फिर दीवाने आम, की योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वेयर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। द पेडस्टल ऑन विच हिज throne was placed was frequently described as Qibla, the direction forced by Muslim at prayer, since everybody faced that direction when court was in the season. The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural feature. शाहजहां के सभा में विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहां के जो सभा होते थे उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति का मुंह उसी तरफ
करके बांटना होता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the imperial throne were a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that the Orpheus music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. The construction of Shah Jahan Audience Hall aimed to communicate the king's justice would treat the high and the low as equal, created a world where all could live together in harmony. शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत ही बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा की जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अर्फियस का संगीत आक्रामक और जानवरों को भी शांत कर सकता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सर्वाधिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा उच्च और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सद्भावना के साथ रहेंगे। इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रीजन, शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा, अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैज कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Chahar Bagh formats. The Char Bagh garden also had a variation that historians described as the riverfront garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Char Bagh but at its edge close to bank of the river. शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की जो राजधानी थी वह आगरा था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होते थे। Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river, and the garden was to its south. शाहजहां ने अपने शासनकाल के भव्यतम वास्तुकलात्मक उपाधि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया था। शाहजहां डेवलप्ड दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म as a means of control the access that noble had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial places commanded on the river front only especially favored nobles like his eldest son Dara Shah were given access to the river. All others had to construct their home in the city away from the river Yamuna. शाहजहां ने नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण लगवा दिया था और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था और केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त जो अभिजात थे, जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी लोगों को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करना पड़ता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र तथा साम्राज्य। अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and the 18th century. There was also a considerable sharing of ideas across region. The tradition of one region were adopted by another.
In Vijayanagar, for example, the elephant stable of rulers were strongly influenced by the style of architectural found in the adjoining sultans of Bijapur and Golconda. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal places of in Fatehpur Sikri. 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ और इस क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की जगशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत ही प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की जो वास्तुकलात्मक शैली है वह फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट बाउट डिफरेंट रीजन अंडर द रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural style in the construction of their own buildings. विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसके कलात्मक रूपों तथा वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंचरण में मदद मिली। मुगल शासक जो थे अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। In Bengal, for example, the local ruler had developed a roof that was designed to resemble that Cade had. The Mughal linked this Bengal dome so much that they used it in their architecture. The impact of their other region was also evident. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings shows the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ियों के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया और मुगलों को यह बंगाल गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का अभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। In Akbar's capital, even though the authority of Mughal ruler wanted in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली स्थापित करने के प्रयास किए गए और यह शैली अपनाई गई। तो ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है शासक तथा इमारतें यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो